वेलकम बैक। अब सीरीज़ में हम उस इम्पॉर्टेंट जगह पे पहुंच गए हैं कि जब हम सीखेंगे न्यू और डिलीट ऑपरेटर को, और हम स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी जो है उसमें भी हम देखेंगे कि वो उनमें डिफरेंस क्या है और हीप और स्टैक एक्चुअली है क्या। तो ये हीप जो है या स्टैक जो है ये मेमोरी का आप कुछ नाम समझ लें, इनके हिस्से हैं वो आप समझ लें, जो कि एक वास्ट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट इतना सा थोड़ा सा बताऊंगा कि जिससे आपको इसकी समझ आ जाए। और बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ है, अगर इसको आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो मैं आपको रियल लाइफ में से थोड़ी सी अजीब सी मिसाल दे के भी समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी इस तरह से प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी आप इस लाइन नंबर 1 से लेके जितना भी लंबा आपका प्रोग्राम है उसके अंदर अगर जितने भी अभी तक हमने वेरिएबल्स बनाए हैं वो वेरिएबल्स तमाम जो थे वो सिंपल वेरिएबल हो या एरे हो वो स्टैक पे थे। और जिस तरह से हम इनको डिफ़ाइन करते हैं ये सारे के सारे स्टैक पे होते हैं। और जो स्टैक होता है वो एक मेमोरी का एक हिस्सा होता है रैम के अंदर, जो कंपाइलर जो है वो हमारे लिए अलहदा करके रख देता है। अब जो भी आपका स्कोप होगा, स्कोप हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, ये इतना सा स्कोप होता है, मेन फंक्शन का इतना स्कोप है। अगर आप नीचे चलते जाएंगे तो वो उसका स्कोप है। हर स्कोप के अंदर जो वो स्टैक की थोड़ी सी जगह उसने दी होगी वो उस जगह में से थोड़ी सी जगह जो है वो हर स्कोप को मिलती है। अब ये वाला जो है हमारे पास एज इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, ये इस स्कोप के अंदर बना है इधर से लेके इतना। ये जो एक स्कोप है स्टैक के अंदर इसने अपनी जगह बनाई हुई है, उस जगह के अंदर 4 बाइट्स जो हैं वो इसको मिल गई हैं। और ये जगह कैसे पता चलेगी कंपाइलर को कि मेन को मैंने कितनी मेमोरी जो है वो उस स्टैक वाले में से देनी है, तो वो पता चलेगा कंपाइल टाइम पे। अब ये चीज़ जो है, जो आप स्टैक पे वेरिएबल बनाते हैं वो उनकी मेमोरी जो है वो एलोकेट होती है कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम का मतलब ये है कि जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उससे पहले इसने कंपाइल होना है, तो उस टाइम पे ही कंपाइलर को पता चल जाएगा कि मैंने 4 बाइट्स का एक इंटीजर बनाना है एज नाम का, और उसके अंदर मैंने ये वैल्यू रख दी है। वैल्यू आप उसको असाइन करें या ना करें, जब इस तरह से आप एक इंटीजर बनाएंगे या कोई भी वेरिएबल आप और भी किसी टाइप का बनाते हैं वो बनता है स्टैक पे। वो स्टैक जो होती है उसकी मेमोरी जो है वो एलोकेट होती है कंपाइल टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे कुछ और भी आपके पास मे बी फ्लोट का है, आपके पास फ्लोट एज है आपके पास, तो ये भी आप इस तरह से जब आप ऐसे बना देंगे, जब कंपाइलेशन इधर से स्टार्ट होगी लाइन नंबर 1 से, तो इधर आके वो देखेगा कि 4 बाइट्स जो हैं वो इधर चाहिए। फिर इधर आके देखेगा कि फ़्लोट है तो फ़्लोट को भी 4 बाइट्स चाहिए। तो इन दोनों की 4 बाइट्स जो हैं वो इसके जो स्टैक है उसके अंदर ऐड होती जाएंगी और इसका स्टैक थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। उस जो मेन स्टैक है हमारा, जो ओवरऑल स्टैक है मेमोरी के अंदर, उसके अंदर मेन जो फंक्शन है इसका जो स्टैक है वो थोड़ा सा ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ये जो बात है इसको अगर आपको समझ आई है तो इसमें कोई इतनी जो है कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ ही गई होगी। अब जो दूसरी बात है स्टैक की वो ये है कि स्टैक जो है उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे, जो भी मेमोरी आपने जो है रैम से ली है कंपाइलर की मदद से, वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इटसेल्फ वो खुद ही उसको संभालता है। संभालने का क्या मतलब है कि जब हमारा स्कोप एंड हो जाएगा, यानी कि हम इधर पहुंच जाएंगे इस मेन फंक्शन के एंड पे, या कोई भी और स्कोप होता, मे बी ये एक स्कोप है, आप इसके अंदर ये वाली जो वेरिएबल है ये आप इसके अंदर बना देते हैं। तो स्कोप्स के अंदर हमने देखा कि आप इस एज को अब यहाँ पे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इस स्कोप का है। तो जब आपने यहाँ पे ये वेरिएबल बनाया और ये स्कोप इधर पहुँचा, तो कंपाइलर जो है उसको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला जो स्कोप था जिसके अंदर ये वाला वेरिएबल बनाया गया है ये तो ख़त्म हो गया है, ये स्कोप हो गया है ख़त्म। रैम को कंपाइलर खुद ही बोलेगा कि भाई अब जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी फ्लोट के लिए, एज टाइप का फ्लोट टाइप का जो एज हमारा वेरिएबल था उसके लिए जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी और जगह के लिए। तो ये जो है कंपाइलर वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो देखेगा कि इसका स्कोप ख़त्म हो गया है, तो वो ये वाली जो मेमोरी है इसको ख़त्म कर देगा। ख़त्म से मुराद ये नहीं कि रैम जो है वो उतनी थोड़ी सी डैमेज कर देगा 4 बाइट्स उसकी, मतलब ये है कि ये वाला जो वेरिएबल है ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात हमें ऑलरेडी पता है।
और इसी तरह से ये वाला जो वेरिएबल है ये बना है इस जो ओवरऑल स्कोप है मेन का उसके अंदर। तो ये ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही जब ये वाला स्कोप यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसका जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है मेन फंक्शन की, वो जो ही एग्जीक्यूशन उधर पहुंचेगी तो ये जो एज है, एज इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ये भी खुद ही ख़त्म हो जाएगा। खुद ही से मुराद के कंपाइलर उसको कर रहा है तो वो हमें तो नहीं ना करना पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि वो खुद ही हो रहा है काइंड ऑफ। अब जो है हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी, उसके अंदर जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस है वो बस इतना सही है कि अगर तो आप हीप के ऊपर मेमोरी लेते हैं तो उसको संभालना भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी। बस इतना सा डिफरेंस आप इसको समझ लें। इससे ज़्यादा हीप और स्टैक जो है वो इसके अंदर ये कोई नहीं है कि हीप जो है वो कोई डरावनी सी मेमोरी है और वो कोई अलग से रैम होती है और जो स्टैक मेमोरी है वो कुछ अलग होता है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हीप जो है वो वैसे उसका जो पोर्शन है जो उसकी होती है साइज़, वो स्टैक से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हीप जो मेमोरी है वो सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए नहीं है, या जो आपका प्रोग्राम है जब वो रन होगा तो कंपाइलर सारे की सारी में भी आपके पास 8 GB रैम है तो 8 GB जो सारे की सारी है वो आपके प्रोग्राम को नहीं मिल जाएगी। अगर तो वो आपके प्रोग्राम को दे दी जाए तो फिर तो बाकी आपका सिस्टम जो है वो तो शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में पता नहीं कितने प्रोसेस जो हैं वो ऑलवेज़ चल रहे होते हैं, तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो जो कंपाइलर्स होते हैं इस केस में C++ का कंपाइलर जो है वो आपको थोड़ी सी जगह जितनी आपको चाहिए बस उतनी सी ही आपको देगा उस रैम के अंदर से। और जब आप हीप पे कर रहे हैं, अब स्टैक पे मैंने बोला था कि स्टैक की जो मेमोरी है वो कंपाइल टाइम पे एवेलुएट होती है, लेकिन इसके बरक्स जो हमारे पास हीप मेमोरी है वो रन टाइम पे एवेलुएट होती है। अब मैं आपको वो वाली यहाँ पे बल्कि मैं आपको पहले बना के जो है वो दिखाता हूँ कि जो हमारे पास हीप मेमोरी है उसको एलोकेट करते कैसे। तो यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ और हीप मेमोरी जो है उसके लिए जो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है C++ के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। और वो जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर वाली वीडियोज़ के अंदर हमने देखा हुआ है कि एवरी ऑपरेटर जो है वो एक फ़ंक्शन की तरह ही होता है। तो जो फंक्शन है वो चलो अभी हमने नहीं पढ़े, लेकिन जो ऑपरेटर होता है वो आप ऐसे समझ लें कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। वो मे बी वो वॉइड रिटर्न करे, यानी कि वो कुछ भी ना रिटर्न करे, और जो कुछ होते हैं वो कोई जो वैल्यू है वो रिटर्न करेंगे। और उनके जो ऑपरेंड हैं उन पे डिपेंडेंट होती है वो वैल्यू कि वो इंटीजर रिटर्न करेंगे या फ्लोट रिटर्न करेंगे या डबल एंड सो ऑन। लेकिन ये जो न्यू ऑपरेटर होता है ये एड्रेस रिटर्न करता है उस टाइप का जो भी आप इसकी मदद से एलोकेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसको ये एड्रेस रिटर्न करता है। तो उसके लिए हमें पता है कि एड्रेस कौन स्टोर करते हैं, एड्रेस भाई स्टोर करते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो हम यहाँ पे इंटीजर जो है उसका ही बनाएंगे क्योंकि वही जो है सबसे शरीफ होता है। तो हम यहाँ पे इंटीजर का एक बना लेते हैं पॉइंटर, और इसका मैं नाम रख देता हूँ हीप वेरिएबल, और इतना सा हमारे पास ये बन जाता है। इसके इक्वल चलो मैं यहाँ पे नल पॉइंटर लिख देता हूँ जैसे हम पहले अभी तक करते रहे हैं। 2000 years later. तो होपफुली इतना तो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं भाई, ये तो कोई नई बात ना हुई। हमने बस एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है और उसके अंदर हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया, हमने नल पॉइंटर उसको बना दिया। तो इतनी तो होगी पुराने वाली ही बात। अब यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, बस वो ऑपरेटर यूज़ करना है। ऑपरेटर जो होते हैं यूजुअली वो ये होता है कि हम उनके लिए कोई सिंबल यूज़ करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन के लिए ये होता है। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ना इसका एक नाम है और इसका नाम है न्यू। आप लिखेंगे न्यू और हमें क्या चाहिए, किस टाइप का एड्रेस हमें चाहिए। हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया है तो हमें इंटीजर टाइप ही चाहिए उसका एड्रेस। तो यहाँ पे आप जस्ट सिंपली इंट लिख देंगे। इस ऑपरेटर ने क्या करना है, ये ऑपरेटर आपको एक इंटीजर टाइप के लिए 4 बाइट्स जो हैं वो हीप मेमोरी के अंदर
एलोकेट करेगा और उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। बैकग्राउंड में आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को डुप्लीकेट करूँ तो यहाँ पे उस चीज़ का एड्रेस आ गया है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ दैट इंट, वो जो भी उसने एलोकेट किया है वो हमें नहीं पता होगा कि वो किधर उसको करेगा एलोकेट। वो हीप के अंदर कहीं भी जिधर भी उसको जगह मिलेगी 4 बाइट्स के लिए वो उधर उसको सेफली एलोकेट कर देगा और सिंपली उसका जो एड्रेस है ना वो ये वाला ऑपरेटर उठा के तो इधर वो रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे ये तो वही चीज़ होगी कि ऑपरेटर जो पॉइंटर है हमारा इक्वल टू हमने कोई इंटीजर लिख दिया, मे बी उसका नाम आप यहाँ पे कंसिडर कर लें कि उसका नाम था यहाँ पे वार। तो वार का जो एड्रेस है वो हमने सिंपली इसके अंदर इस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया। तो यही बस हो रहा है। और ये जो न्यू ऑपरेटर है इस तरह से ये क्या करता है, इसको ओनली वन वे इसको कैच करने का वो है पॉइंटर्स, और वो यहाँ पे हमने यूज़ किया क्योंकि न्यू ऑपरेटर जो है उसने रिटर्न तो कर देना है एक एड्रेस, तो उसको किसी ना किसी चीज़ ने कैच तो करना ही होगा, उसको कैप्चर तो करना ही होगा। अगर वो कैप्चर नहीं करता तो हमारे पास कोई भी और तरीका नहीं है उस एड्रेस को एक्सेस करने का, क्योंकि वो एड्रेस हमें तो पता ही नहीं है कि वो किधर कंपाइलर ने उसको जो है वो एलोकेट किया है, तो वो एड्रेस हमें तो नहीं पता। तो वो तो ऐसे समझ लें कि वो एलोकेट तो हो गया लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है, और वो 4 बाइट्स जो हैं वो उधर ही घूमती फिरती रहेंगी। और उसको अभी हम बाद में देखते हैं कि वो उस घूमते जो वो ऐसे रहेगी तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। अब मैंने बोला कि जब आपने इसको एलोकेट करना है स्टैक के ऊपर, हीप के ऊपर, तो उस टाइम पे इसका ख्याल भी आपने खुद ही रखना है। और इसका ख्याल रखने का जो तरीका होता है वो होती है एक और ऑपरेटर जो न्यू के साथ ही आता है, और वो होता है डिलीट। जब भी आप इसके साथ हो जाएंगे फ्री, उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे लिख देना है हीप, और ये वाला जो है ना हीप वार जो भी यहाँ पे हमने बनाया है वेरिएबल वो आपने लिख देना है। और हमें पता है कि ये क्या हो रहा है, हमें पता है, एक्चुअली हमें नहीं पता लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि आप पॉइंटर जो है उसका नाम लिख दें इनडायरेक्शन ऑपरेटर के बिना, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंटर के अंदर जो भी वैल्यू जो एड्रेस स्टोर है वो आ जाए इसकी जगह पे। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो जो आपने यहाँ पे एड्रेस हमें रिटर्न किया था ना न्यू ऑपरेटर की मदद से, हम कह रहे हैं कि उसको डिलीट कर दो। वो वाली जो मेमोरी है वो अब हमें नहीं चाहिए, तो आप उसको ख़त्म कर दो, हमारा अब उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि ये वाला जो पॉइंटर है बाय द वे ये स्टिल उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और इसको अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप इस डिलीट के बाद इसको नल पॉइंटर को पॉइंट कर दें। लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस होती है। लेकिन ये जो डिलीट है बाय द वे ये आपने ऑलवेज़ करना है जब भी आप न्यू के साथ हो जाएं। जब आपने न्यू ऑपरेटर लिया है इस तरह से, इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करने से या उसके साथ कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आप यहाँ पे डिलीट इस तरह से लिख दें और साथ में ये लिख दें जो है वो वाला पॉइंटर इक्वल टू नल पॉइंटर, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। क्योंकि अभी यहाँ पे इस लाइन में इतने में तो ये डिलीट नहीं ना हुआ, ये वाली मेमोरी हमारे पास स्टिल है, तो हम यहाँ पे इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और पॉइंटर्स जो होते हैं उनको आप किस तरह से वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं वो हमें पता है। हम यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं और इसके बाद आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और इसको जब एक्सेस करेंगे तो एक्सेस भी हम कर सकते हैं इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर और उसके बाद यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंटर के अंदर ये जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है उस जगह पे हम यहाँ पे 12 लिख रहे हैं, और वो वाला 12 जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसके अंदर कंसोल के अंदर। और जो रियल लाइफ में से मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि एग्जांपल आपको दूंगा, वो ये है कि स्टैक को आप अपना घर समझ लें। घर के अंदर अगर आपने कोई भी चीज़ खानी है, आपको खाना मिलता है, आपको नाश्ता मिलेगा, आपको लंच मिलेगा या डिनर है, तो उसके बाद जो उसके बर्तन होते हैं ना जिसको आपने यूज़ किया है उसको उठा के तो वो वापस रखना या वो सारा काम जो है ना वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। आपके सामने बस उसको ला दिया जाता है, आपने बस ऑर्डर करना होता है कि इंट प्लेटें आ जाएं जी 4। यहाँ पे आप इस तरह से ये जो
इसको थोड़ा नीचे अगर लेके जाएं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्लेट्स जो हैं हमें जी 4 चाहिए। तो ये 4 जो प्लेटें हैं, आपने जैसे इसको बोला है कि 4 प्लेटें जी हमें चाहिए, 4 प्लेटें आपके सामने हाज़िर हो जाएंगी। उसके बाद जब आप उसके अंदर जो भी आपने खाना खाया है, जो भी आपने किया है उन 4 प्लेट्स के साथ, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जब आपने उसको, अब जब आपने मतलब आप फ्री हो गए हैं, आपको अब उन प्लेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो प्लेटें जो हैं वो जो भी आपको लेकर आया था, कौन लेकर आया था इस केस में, ये हमें लेकर आया था हमारे लिए कंपाइलर। तो जो कंपाइलर है हमारा, घरों में चलो कंपाइलर हमारी माएँ होती हैं, तो जो हमारी माएँ हैं वो यहाँ पे उसको उठा के तो वो ले जाती हैं जिधर से वो लाई थी, ऑटोमेटिकली हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद, और ये ऑलवेज़ ऐसे ही होता है, स्टैक जो है उसके अंदर जो जब भी आप कोई भी चीज़ लेकर आएंगे, आपने बस कंपाइलर को बोला है, कंपाइलर जो है वो आप अपने घर वालों को समझ लें। जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही तो उसके बाद यानी कि इस का ये जो स्कोप है, स्कोप से अब आप इस एग्ज़ाम्पल में आप ऐसे समझ लें कि उसका जो है ना ब्रेकफास्ट का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद वो चीज़ें उधर से वो जो भी लेकर आया था जो कि कंपाइलर था वो उसको ले भी जाएगा, वो उसको। और वो जो चीज़ मैंने आपको ये बोला है कि वो जो मेमोरी फ्री करने का मतलब ये नहीं होता कि रैम जो है वो उधर से थोड़ी सी डैमेज कर देगा। वो प्लेटें जो हैं वो तोड़ नहीं दी जाती, वो बस उधर रख दी जाती हैं और रखने से पहले उनको धोया जाता है, यानी कि उसको फ्री किया जाता है। उसको यहाँ पे ये जो डिलीट ऑपरेटर है ये उसको किया जाता है, लेकिन वो खुद ही कर रहा होता है कंपाइलर, हमने नहीं किया। इस प्लेट्स को हमने फ्री करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही वो हो रहा है। लेकिन जो हीप होती है उसको आप समझ लें हॉस्टल। हॉस्टल के अंदर जो भी आपने चीज़ लेकर आनी है, बर्तन भी आपने खुद ही लाने हैं, आपने खाना भी खुद ही है, और उसके बाद उन बर्तनों को धोना भी खुद ही है। और जो हॉस्टल होता है या घर से बाहर कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, होटल्स को छोड़ के चलो उस केस में वेटर आ जाएंगे, हॉस्टल की बात हो रही है, उस केस में आपने उस सारी चीज़ों का ना बड़ी तमीज़ के साथ रखना होता है कि भाई प्लेट्स जो हैं वो टूट ना जाएँ, क्योंकि वो उधर जो भी लेकर आना है वो तो अपने खर्चे से लेकर आना होता है, तो वो बड़ी जो है ना एहतियात करनी पड़ती है। तो वो जो एहतियात है उस और जो तमीज़ होती है उनको आप पॉइंटर समझ लें। पॉइंटर जो है ना वो C++ की तमीज़ हैं। One eternity later. तो बिल्कुल जैसे आपने वहाँ पे उस चीज़ को तमीज़ और ऐसे एहतियात के साथ करना होता है, वो एहतियात यहाँ पे भी लागू होती है कि आपने जब भी इस न्यू ऑपरेटर की मदद से कोई भी चीज़ एलोकेट की है तो उसको आपने एहतियात जो है वो मतलब ये है कि आपने उसको बाद में डिलीट भी करना है, और हमारी एग्जांपल में उन बर्तनों को बाद में धोना भी है, और ताकि वो वाली जो चीज़ है वो बाद में अगर कोई और यूज़ करना चाहे तो वो उसको यूज़ कर ले। और इसका मतलब ये है कि अगर रैम के केस में इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई मेमोरी ली है तो अगर आपने उसको यानी कि हीप पे, और क्योंकि हमें पता है कि हीप पे मेमोरी जब भी हम एलोकेट करवाएंगे तो उसको डिलीट भी खुद ही करना है, यानी कि उसको डी एलोकेट भी खुद ही करना है। हमने बताना है कि भाई अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप रैम को हम बोल रहे हैं कि आप इसको किसी और चीज़, किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर हम ये नहीं बोलते तो वो जो 4 बाइट्स हमें मिली थी ना, रैम को ऐसा लगेगा कि वो अभी भी हमारी ही हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप हॉस्टल में हैं और साथ वाले कमरे में से किसी की प्लेट उठा के ले आएँ लेकिन उसको वापस ना दें, उसको तो यही लगेगा कि वो रोज़ उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या होगा, वो कहीं किसी बेड के नीचे पड़ी होगी और उसको जाले लगे हुए हैं, तो ना तो वो उसके इस्तेमाल की और ना आपके इस्तेमाल की। और कितनी रैम के केस में कितनी मेमोरी हो सकती है, 8 GB जो है वो अगर सारी वो बांट देगा इधर उधर, जो है प्रोग्राम्स को, जो भी कोड हमारा रन हो रहा है वो इधर उधर अगर उसने बांट दी, और जिसको उसने दी है अगर तो वो उसको रिटर्न नहीं कर रहे, वापस ला के नहीं दे रहे, तो उसे क्या पता कि भाई वो रैम जो मेमोरी मैंने उसको दी है वो अब फ्री हो गई तो मैं उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लूँ। अगर वो सारी प्लेटें इधर उधर ले जाएंगे तो वो जिसकी थी उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, और अब अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो तो पैनिक हो जाएगा। और हमारे केस में जो रैम है जब उसके अंदर कोई चीज़ नहीं बचेगी
तो उस केस में जो है आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। लेकिन जो C++ है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, उतना ज़्यादा तो नहीं जाता कि आप उसको डीएलोकेट नहीं कर रहे, और इसको मेमोरी लीक्स भी कहते हैं। तो जब ज़्यादा मेमोरी लीक हो जाए तो जो C++ है वो आपका प्रोग्राम जो है वो उसको क्रैश कर देती है, उसको अबॉर्ट कर देती है, उसकी एग्जीक्यूशन ही स्टॉप हो जाती है, ताकि कोई भी डिस्ट्रक्टिव जो है आउटकम वो ना आए। लेकिन ये बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा हो और आधे रास्ते में जाके तो हमारी एग्जीक्यूशन ही स्टॉप हुई हुई है, क्योंकि हमने मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं की। तो वो जो है ना, उस चीज़ से बचने के लिए आपने एहतियात जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और वो आपने करनी है। और तमीज़ जो है यहाँ पे जो हैं पॉइंटर्स, वो भी आपने देखने हैं कि ये ऑलवेज़, क्योंकि पॉइंटर्स जो हैं, पॉइंटर की वीडियो में हमने देखा था, ये डायनामिक जो मेमोरी है उसको एलोकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। डायनामिक यही होती है जो हीप पे होती है, और वो जो होती है वो स्टैटिक होती है, जो स्टैक पे होती है। तो ये जो हीप वाली मेमोरी है, इसको क्योंकि हमने देखा कि इसको वन वे है इसको अचीव करने का, और वो होता है न्यू ऑपरेटर। और जो न्यू ऑपरेटर है वो ऑलवेज़ एड्रेस रिटर्न करता है, और एड्रेस जो है उसको हमने कैश करना है या उसको स्टोर करना है, तो वो हमें ऑलरेडी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वो पॉइंटर्स कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता C++ के अंदर। तो उसको हमने कैच कर लिया सिंपली एक पॉइंटर की मदद से, और उस पॉइंटर को आप जितना चाहें जिधर तक चाहें यूज़ कर लें। लेकिन जब आप उससे आपने उसको ख़त्म कर दिया है तो उसके बाद आपने उसको डिलीट भी करना है। और जब हम देखेंगे फंक्शंस और थोड़ा सा हमारा जो स्कोप है, इस सीरीज़ का भी स्कोप थोड़ा बढ़ेगा, और हमारा जो प्रोग्राम है उसका भी थोड़ा फिर हम स्कोप्स क्योंकि बनेंगे हर फंक्शन का अलग से। यहाँ पे अगर आप कोई और फंक्शन बना देते हैं, ये तो मेन फंक्शन हो गया, अभी तक हम सारे काम मेन में कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और भी बताऊँगा। अभी मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, और ये जो है चीज़ें बेसिक हैं और यही उसमें भी होंगी, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगी। लेकिन अभी हमने क्योंकि फ़ंक्शन पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको वो बता के तो सारा ध्यान आपका उस तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा था कि भाई ये फ़ंक्शन किधर से आ गए हैं, हमें तो पता ही नहीं है, और उसी चक्कर में आपको इसकी भी नहीं ना समझ आए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने अभी वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, लेकिन डेफ़िनेटली हम वो भी देखेंगे। इसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो फंक्शंस ही होंगे, तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ भी जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो डिलीट करना है और ये जो एहतियात है इसका क्या मतलब है। तो होपफुली ये जो चीज़ें थी ये आपको क्लियर हो गई हैं। अब ये जो यहाँ पे जो हीप मेमोरी है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि ये आपने इंटीजर बना दिया तो इसके सर में कुछ सींग होगा एक आधा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सिंपली एक इंटीजर ही है। आप जैसे अभी तक इसको डील करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको इसमें भी डील करना है। आप इसको किसी भी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को सेंड कर सकते हैं, किसी चीज़ को असाइन भी कर सकते हैं। इवन ये वाला जो है प्लेट्स, इसके अंदर 4 है ना, अगर तो आप ये जो प्लेट्स हैं इसको आप ये जो है इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर की मदद से यहाँ पे इसको असाइन भी कर सकते हैं, और ये तो यहाँ पे हो जाएगा डिलीट। लेकिन ये वाली जो आपने इसको एलोकेट किया है, ये प्लेट्स जो हैं ये तो है स्टैक पे, तो इसने तो डिस्ट्रॉय होना है इधर। जब ये वाला स्कोप ख़त्म होगा तो आप इसको यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाकी वेरिएबल्स जो हैं उनको भी एक्सेस कर सकते थे। जस्ट लाइक अगर ये कोई नॉर्मल भी होता तो इस बात का मतलब ये था कि आप इसको बिल्कुल नॉर्मली जो है वो हैंडल भी और डील भी और इसको समझ भी सकते हैं कि इसके अंदर ना कोई अलग सी चीज़ नहीं है। अलग चीज़ इतनी ही है कि इसके अंदर एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था जी हमारा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट सा तो नहीं था वैसे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था। लेकिन होपफुली ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर हुई हैं, और आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे अब हमने STD Cout और ये वो कुछ नहीं लिखना। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिंपली यहाँ पे उनको ऐसे ही इंक्लूड करेंगे। VS कोड की जो शक्तियाँ हैं उनको यूज़ करते हुए हम जो हमारे पास स्निपेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कि हम यहाँ पे जस्ट ऐसे लिख के तो ये चीज़ कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं कोड के अंदर, वही यूज़ करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!